हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और यह है हमारा लेक्चर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। इससे पहले हम लोग एसिड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिस को भी पूरा देख चुके हैं, उनकी रिएक्शंस को देख चुके हैं, यूजेस को देख चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पीएच स्केल। पर इसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर के भी पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लगा दी है, तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आओ शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो कि है हमारा पीएच स्केल। हमारे पास हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम लोग रूलर से मेज़र करते हैं, वो स्केल नहीं, जैसे हम लोग स्केल भी बोलते हैं। 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है और मेजरिंग टेप हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनसे हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो हम लोग लाइक वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, करंट की बात करें तो एमीटर यूज़ करते हैं, स्पीड की बात करें तो स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एसिड और बेस वाले मतलब जो चैप्टर इसमें पढ़ा, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है। हमें ये पता है कि जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो एक वीक एसिड है। लेकिन ये दोनों हमें क्वांटिटी में नहीं पता है कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, बस इतना पता है कि ये स्ट्रांग है और ये वीक है। और इसे मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तो हम इसे मेज़र कैसे करते। तो इसीलिए 1909 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नेम था सोरेनसन। सोरेनसन, ठीक है। अब नेम देखो इनका कैसा लग रहा है, सोरेनसन, जैसे कि नहीं गेम ऑफ थ्रोन में थोड़े से सिग्मा टाइप के नेम्स होते हैं, जैसे कि सर क्रिस्टन कोल, सर सोरेनसन। वैसे तुम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन देखी है? खैर तुम लोग अभी 10th क्लास में हो, काफ़ी छोटे हो गेम ऑफ थ्रोन के लिए। खैर तुम लोग तो पहले से ही ऐसी कई चीज़ें देखते हो जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, तुम्हारे उम्र की मतलब एज रिस्ट्रिक्शन से एबव हैं वो चीज़ें, तुम लोग समझ ही गए होगे। खैर वापस आते हैं, शुरुआत से ही भटकते नहीं हैं टॉपिक से। अगर अपन लोग बात करते हैं 1909 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सोरेनसन, ठीक है। उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया जिसका नाम दिया उन्होंने पीएच स्केल, ठीक है। उन्होंने पीएच स्केल, ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ को न्यूमेरिकली मेज़र कर सकते हैं कि नंबरों में कोई एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पीएच स्केल। अगर अपन लोग इनके इसी शब्द की बात कर लें थोड़ी पीएच स्केल के बारे में, तो ये जो पी है, इस पी का मतलब है पोटेंस, ठीक है, पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड है, एक सेकंड इसे उठा के इधर रखते हैं थोड़ा सा। ये जो पी वर्ड है ना, पी, ये जो पी मतलब पीएच स्केल में जो जो पी लेटर है, इस पी लेटर का मीनिंग है पोटेंस, ठीक है। ये एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, पावर, ठीक है। अगर अपन लोग बात कर लें कि पी शब्द का अगर सिंपल भाषा में देखें तो पी शब्द का मतलब है पोटेंस, ठीक है, बस। अब अगर एच की बात कर लें तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ये मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूँ। हाइड्रोजन आयन, अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर तुमने ऐसे बना के ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो उस चीज़ का मतलब हो जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। तो अब तुम इस पीएच जो स्केल शब्द है, इसके सबसे ही दो चीज़ें तो समझ गए, पी का मतलब पावर है और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। मतलब हम लोग जो पीएच स्केल है उसमें कुछ भी हमें नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हाइड्रोजन आयन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इन दोनों शब्द को मिक्स करके देखें, तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करके एक साथ देख लें तो इसका मतलब क्या आएगा, इस शब्द का मतलब आता है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन
आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, समझ गए। हम लोग हाइड्रोजन आयन के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्या सीन है, जब उन्होंने पीएच स्केल बना ली, हमारे सोरेनसन जो सर थे या प्रोफेसर थे, उन्होंने जो भी ये पीएच स्केल बना ली, फिर ऐसा होता है ना कि कोई भी साइंटिस्ट कोई चीज़ को किसी नई चीज़ का इन्वेंशन करता है, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्टों की मीटिंग होती है और उसमें ले जाके आपको उसे मतलब कि सबके सामने दिखाना होता है कि हाँ ये मैंने इस तरह से बनाया, ये इस तरह से वर्क करता है, और बाद बाकी साइंटिस्ट फिर उसे और ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि, और जब सारे लोग मतलब मान लेते हैं कि हाँ आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है, आपने सब कुछ ठीक किया है, तब जाके उसे मतलब कि किया जाता है कि हाँ ये ठीक है। अब फिर इसे बुक्स के लिए या आगे आपको पेटेंट दे दिया जाता है कि इसका इन्वेंशन आपने किया है। ठीक है, तो उसी तरह से पीएच स्केल को बनाने के बाद सोरेनसन बाकी मीटिंग्स जो थी साइंटिस्टों की, उसमें अपनी पीएच स्केल लेके गए और उन्होंने दिखाया जाके सभी साइंटिस्टों को कि ये पीएच स्केल है, ये हमारे एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने सभी साइंटिस्टों की मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने क्या बोला, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन is inversely proportional to the concentration of हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, जो भी पीएच होगी किसी भी सॉल्यूशन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। इतना तो मैं पीएच सबसे ही पता है कि हम लोग इसमें हाइड्रोजन आयन की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम पीएच जब भी नापते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन के बारे में मैं जब फ्यूचर में, अभी हमारी जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तब हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स का जो फर्स्ट बेसिक लेक्चर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वाला, उसमें हम लोग इस फंक्शन को देखेंगे। अगर तुम इसे रिकॉर्डेड वीडियो फ्यूचर में कभी देख रहे हो तो तुम जाके चेक कर सकते हो। मैं उस लेक्चर का भी मतलब कि लिंक इस वाले कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शन के बारे में भी चेक कर लेना। कई बच्चों को पता होगा, ये कोई 9th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, जब फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं तुम्हें बेसिक सा बताऊं कि ये दोनों उल्टे चलते हैं, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, इस तरह से ये लोग चलते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन इस तरह से होते हैं कि इन्होंने बोला कि एच आयन जो पीएच है, रुक दो लिख के ही बता देता हूँ डायरेक्ट, ये जो हमारे पास पीएच है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो पीएच है, जब हम पीएच को बढ़ाएंगे, जब पीएच ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। इधर दिखा देता हूँ, ये जो हमारी जब पीएच है, ये इंक्रीज का साइन होता है, एरो अगर ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो चीज़ इंक्रीज हो रही है। जब पीएच इंक्रीज होगी तो हमारी हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और इसका जस्ट अपोजिट होगा, जब पीएच डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इन्वर्सली शब्द का मतलब ही, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट होना। तो जब भी कोई फंक्शन इन्वर्स होता है तो अगर एक फंक्शन बढ़ेगा तो दूसरा वाला डिक्रीज़ होगा, दूसरा वाला इंक्रीज़ होगा तो पहला वाला डिक्रीज़ होगा। इस तरह से ये लोग वर्क करते हैं। तो सेम चीज़ है। अब मैं तुम्हें एक्चुअली में दिखाता हूँ कि पीएच स्केल होती कैसी है, किस तरह से वर्क करती है। ये देखो, ये होती है हमारी पीएच स्केल। बिल्कुल जैसे कि नहीं, हमारे पास जो 15 सेंटीमीटर वाली रूलर होती है, स्केल होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह से होती है। बस इसके ऊपर क्या होता है कि ये कलर बने होते हैं और इन कलर्स के ऊपर नंबर पड़े होते हैं। बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता पीएच स्केल में। अब क्या होता है, अब इसमें 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये जो हमारा 7 नंबर है, ये 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मतलब कि किसी भी, अभी हम आगे देखें कैसे वर्क करता है, अगर किसी की भी पीएच 7 है तो इसे हम लोग बोलते हैं, 7 पीएच को अपन लोग बोलते हैं न्यूट्रल। एक सेकंड रुक जाओ, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, इसे हम लोग थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये अगर किसी की भी pH 7 होगी तो वो क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है pH,
अगर 7 है इक्वल्स टू 7 आ गया तो वो क्या होगा, वो चीज़ हो जाएगी न्यूट्रल। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल पे भी बात कर लेते हैं। अगर किसी मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस की पीएच ये अगर 7 से कम आती है, जैसे ही पीएच 7 से कम पहुंचेगी, पीएच जैसे ही 7 से कम होगी, पीएच जैसी ये लेस देन का सिंबल है, ये तो तुम्हें पता ही है। पीएच जैसी 7 से कम होगी तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर किसी की भी पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, मतलब एल्कालाइन होगा। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिए। इसमें 7 पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। अभी हम इस चीज़ को भी आगे देखेंगे। जब इधर बढ़ेंगे हम लोग 7 से ज़्यादा जा रहे हैं तो इधर क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इधर साइड जब हम लोग जाएंगे 7 से जैसे ही अब जाएंगे इधर साइड जाएंगे 8 9 10 की तरफ, तो बेसिक कैरेक्टर मतलब बेस वाला कैरेक्टर बढ़ेगा, वो चीज़ें बेस होने लगेंगी। और जैसे ही हम लोग इधर साइड जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड 0 की साइड जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, ये जो चीज़ है हमारे पास 0, किसी की भी पीएच अगर 0 आ गई मतलब वो सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा। अगर किसी की पीएच 14 आ गई तो वो हाईली बेसिक होगा। देखो क्या होता है ना कि हम लोगों ने एक मतलब जब एसिड पढ़ा था, एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एच आयन कंसंट्रेशन, अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने पर एच आयंस देता है तो वो एसिड हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड में एच आयन कंसंट्रेशन वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम होगी तो वीक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है, ये देखो इधर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगी। देखो इधर यहाँ पे आके हाईली एसिडिक का मतलब क्या होगा, हाईली एसिडिक में क्या होगा, एच आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो हमारी एच आयन कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी। और ये जो है हाईली बेस, यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन मिनिमम होगी। अब समझ गए होगे ये मिनिमम लिखा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ कि हम लोग जो मैं न्यूट्रल शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, हम लोगों ने न्यूट्रल और जीरो में पहले से ही डिफरेंस देखा था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वाली हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था अपना, उसमें हम लोगों ने मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि न्यूट्रल और जीरो में क्या डिफरेंस होता है। अब वो था हमारा चार्ज के टर्म में, जब चार्जेस की बात कर रहे हो हम लोग, जब चार्ज की बात कर रहे हो। लेकिन इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम लोग एसिड और बेस की बात करते हैं तो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है। देखो हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हम लोग हर बार एक्वस सोल्यूशन ले रहे थे, एक्वस सोल्यूशन। या फिर एक काम करता हूँ, एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था एक्वस सोल्यूशन के बारे में। एक्वस सोल्यूशन, ये चीज़ एक्वस सोल्यूशन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था कि एक्वस सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, वाटर। ठीक है, वाटर, वाटर का क्या मतलब होता है, H2O। H2O अगर है, H2O किस में ब्रेक होता है, H2O H+ में ब्रेक होता है। और ये चीज़ तो हम लोग मतलब फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी और सेकंड चैप्टर में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, OH- में ब्रेक होता है। अब देखो अगर H+ है किसी सोल्यूशन में तो ये क्या होगा, ये एसिड को डिफाइन करेगा। ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ। अगर OH- है तो ये किस चीज़ को डिफाइन करेगा, बेस को डिफाइन करेगा। भाई एसिड क्या होते थे, जो H आयन दे, H+ आयन दे वाटर में डिजोल्व होने पर। बेस क्या होते थे, जो OH- आयन दे वाटर में डिजोल्व होने पर। लेकिन हम लोगों ने हर सोल्यूशन में देखा, हम लोग एक्वस सोल्यूशन ले रहे थे, चाहे वो एसिड का हो चाहे वो बेस का हो, हम लोग हर बार एक्वस सोल्यूशन ही ले रहे थे। एक्वस का मतलब पानी, मतलब हर सोल्यूशन में हमने अभी तक चैप्टर में जितने भी सोल्यूशंस पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक, उन सब में H+, मान लो कि हमने कोई सोल्यूशन बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया कोई भी, मान लो NaOH डाल दिया। ठीक है, NaOH डाल दिया, और NaOH किस में लेते थे हम लोग, एक्वस फॉर्म में लेते थे NaOH। ठीक है, तो अब इसमें Na+ भी होगा, OH- भी होगा,
ठीक है, ये तो Na+OH माइनस, और क्योंकि एक्वस है, वाटर वाला है, तो इसमें H+ भी होगा, इसी सोल्यूशन के अंदर H+ आयन भी होगा और OH- आयन भी होगा वाटर वाला, ये दोनों भी होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब कैरेक्टर कैसे डिफाइन होता है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसकी चीज़ देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम लोग शरबत नहीं, एक सोल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास एक बीकर है और हमने उसमें शुगर डाली। हमारे पास इधर साइड है शुगर और इधर साइड है हमारे पास सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट है। तो क्या होगा अगर मैंने तुमसे बोला कि चीनी की मतलब जो शुगर है उसकी हमने 1 टीस्पून डाली, ठीक है, या 1 स्पून या टीस्पून, जो कुछ बोलना है, 1 स्पून, ठीक है, हम लोगों ने 1 स्पून डाली, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और इसकी सॉल्ट की हमने 3 स्पून डाल दी, 3 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच चीनी डाल दी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सोल्यूशन है ये कैसा होगा, अगर तुम जब इसे टेस्ट करोगे इसका जो टेस्ट होगा वो तुम्हें कैसा फील होगा? ये सॉल्टी रहेगा ना। क्यों सॉल्टी फील होगा? क्योंकि भाई नमक की जो मात्रा थी, जो नमक की क्वांटिटी थी, वो हम लोगों ने ज़्यादा डाली है। नमक 3 चम्मच डाला है और शुगर सिर्फ 1 ही चम्मच डाली है। तो इस सोल्यूशन की जो मतलब कि नेचर होगा वो सॉल्टी होगा ना, नमक जैसा फील होगा हम लोगों को। और वहीं पे अगर हम लोग एक और काम करते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इस बार हम लोग अपोजिट कर देते हैं, नमक हम लोगों ने 1 चम्मच डाला और चीनी इस बार हम लोगों ने 3 चम्मच डाल दी, इस बार सोल्यूशन का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? वो मतलब कि स्वीट होगा, मीठा होगा, ठीक है। चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो चीनी, मतलब कि जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो रही है उसी का कैरेक्टर वो सोल्यूशन शो कर रहा है। तो हर जो भी हम लोगों ने अभी तक एसिडिक सोल्यूशन देखे हो चाहे बेसिक सोल्यूशन देखे हो, अगर इस सोल्यूशन में ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है, क्योंकि हमने NaOH डाला था, NaOH OH माइनस आयंस ज़्यादा देगा, तो इसमें OH जो हमारे OH माइनस आयंस, एक तो टंग स्लिप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है, ये OH माइनस आयंस हैं, ये बहुत ज़्यादा होंगे। अगर किसी भी सोल्यूशन में जो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? वो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा बेसिक, मतलब कि उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। अब हमने एक और सोल्यूशन लिया, उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया, मान लो कि HCl डाल दिया, ठीक है, क्योंकि H+ भी होगा यहाँ पे, Cl- भी होगा, और वाटर वाले भी दोनों होंगे। वाटर क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में हम लोग हमेशा लेते हैं, ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही देखते आ रहे हैं, एसिड हो चाहे बेस हो, एक्वस सोल्यूशन में ले रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे H+ भी होगा वाटर वाला, ये तो हमारे पास HCl वाला था, H+Cl-, अब वाटर का भी H+ होगा और OH- होगा। देखो हमने इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर एसिड डाला, बट फिर भी यहाँ पे OH- आयंस प्रेजेंट हैं। लेकिन इस वाले सोल्यूशन में क्या होगा, जो हमारे पास H+ होंगे, H+ आयंस होंगे, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये सोल्यूशन कैसा होगा? ये एसिडिक होगा। अब एक थर्ड कंडीशन देखते हैं। हमने कुछ भी नहीं डाला, इसके अंदर सिर्फ वाटर है हमारे पास, H2O, नॉर्मली H2O है, ठीक है, H2O भी नहीं है। मान लो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, इसके अंदर पहला जो केस हमने देखा, इसके अंदर क्या लिया हमने, OH- आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा ली। इस वाला ये वाला जो हमने सेकंड वाला जो मतलब कि सोल्यूशन लिया, उसमें हमने एसिड डाला तो H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो एसिडिक हो गया। ये थर्ड केस जो हम ले रहे हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 आयंस हैं, हमारे पास H+ है और OH- है। हमारे पास यहाँ पे H+ है और OH- है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब क्या सीन है कि ये दोनों इक्वल हैं, जितने नंबर ऑफ H+ हैं आयंस हैं, उतने ही नंबर ऑफ OH- आयंस हैं, दोनों बराबर हैं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इक्वल है हमारे पास। ये हमारे पास H+ है इक्वल्स टू OH- आयंस, नंबर दोनों के नंबर सेम है, जितने H+ आयंस प्रेजेंट है उतने ही OH- प्रेजेंट है। तो न्यूट्रल और जीरो, जब मैंने तुम्हें डिफरेंस समझाया था तो मैंने तुम्हें यही समझाया था, न्यूट्रल शब्द का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। अगर उस लॉजिक को भी तुम यहाँ पे लगाओगे, अगर H+ को तुम पॉजिटिव मान लो, OH- को निगेटिव मान लो, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे H+ आयंस जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं OH- आयंस के। इस ये वाली जो सिचुएशन होती है, जब ये होता है सिचुएशन, तो हम इसे बोल देते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो क्या है हमारा, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एसिड बेसिक। अब इसी चीज़ को हम लोग, मैं तुम्हें एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से, कि जब हम लोग पीएच वैल्यू, अभी हम लोग जब पीएच को मेज़र करेंगे चीज़ों को, तो पीएच नापता है हमारी मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच में जो नंबर आएगा, ये जो स्केल है हमारे सामने, ये देखो इसके ऊपर नंबर पड़े हुए हैं, जैसे नंबर कम आएगा, मान लो कि 2 आया, 3 आया, 0, 1 आया, 0 आया, 0 आने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है,
और अगर 14 आ गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब है कि बहुत हाइड्रोजन आयन बिल्कुल मतलब मिनिमम है, लो है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि जीरो है, जीरो नहीं है, लो है बहुत ज़्यादा। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया जीरो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जितने भी सॉल्यूशंस लेंगे उसमें एक्वस सोल्यूशन लेंगे। एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें वाटर होगा, वाटर होगा तो H+ भी होगा और OH- भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए जीरो तो नहीं हो सकता, बट मिनिमम होगी। जब भी H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है हम सोल्यूशन को बोल देते हैं कि सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल देके शुगर और साल्ट वाला पूरा सिस्टम समझा दिया कि जब भी OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा दूसरा लॉजिक तुम ये भी निकाल सकते हो ना कि हमारे पास H+ आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है और यहाँ पे H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH वालों की, OH- वालों की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। इस तरह से समझ लो। तो ये हो गया हमारे पास पूरा एक्वा सोल्यूशन। मैंने तुम्हें यहाँ पे न्यूट्रल वगैरह समझा दिया कैसे होता है कैसे नहीं होता। पीएच स्केल हमारी इस तरह की दिखती है। इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं और जो 7 नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका कलर ग्रीन होता है और ये न्यूट्रल होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की तुमने पीएच चेक करी और वो 7 आ गई, न्यूट्रल आ जाएगा। न्यूट्रल का मतलब जितने उसमें H+ आयंस हैं उतने ही उसमें OH- आयंस हैं। अगर किसी की 7 से कम आई, 6 भी आ गई, 5 भी आ गई, 4 कुछ भी आ गई, तो हम बोल देंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है। सोल्यूशन एसिडिक है मतलब उसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH- आयंस से, ठीक है। और इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने तुम्हें बताया पीएच जितना कम होगा उतना ही H+ ज़्यादा होगा, जितना H+ ज़्यादा होगा उतना ही पीएच कम होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, मतलब जो चीज़ मैंने तुम्हें समझाई अगर वही एनसीईआरटी में इस तरह से दी थी। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में इस तरह का फिगर दिया हुआ है। उन लोगों ने क्या किया है कि ये जो वाला जो एरिया है, रुको थोड़ा सा इस पर दिखाने के लिए कर देता हूँ। ये वाइट वाला जो पोर्शन है, इस ग्राफ को अगर तुम देखोगे, जिसे मैंने लाइनें करी हैं पिंक वाली, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इन्होंने दिया है कि ये हमारा है किसका, OH- वाला, ठीक है। ये हमारा OH- वाला है। और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ऊपर, ये हमारा किसका है, ये पूरा H+ का है हमारे पास। ये वाला जो पूरा ब्लू कलर वाला पोर्शन है ये हमारा पूरा H+ के साथ है। अब तुम इस ग्राफ में एक चीज़ देखो, यहाँ पे आते आते देखो H+ आयंस, इस पूरे एरिया में H+ आयंस जैसे जैसे हम लोग मतलब कि राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, इधर साइड आ रहे हैं। ये जो एरो देखो इधर साइड लगा हुआ है राइट टू लेफ्ट वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हुए आ रहे हैं इसका एरिया बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। देखो जैसे जैसे हर कदम के साथ एरिया बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे आके ये जहाँ पे जो 0 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आने के बाद एरिया देखो पूरा कवर हो गया है। और यहाँ पे OH वाला बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलूँगा कि 0 तो नहीं है बट टेंस टू 0 है, बिल्कुल 0 के लमसम है बिल्कुल। और इसका अपोजिट चलते हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इधर लिखा हुआ है बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। अब ये बेस वाला जो पोर्शन है अगर यहाँ से देखना शुरू करोगे, जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ना शुरू कर रहे हैं धीमे 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 OH- आयन वाला जो मतलब एरिया है ग्राफ का वो बढ़ता चला जा रहा है। देखो यहाँ पे आके बिल्कुल मैक्सिमम हो गया है जाके। बात समझ में आई? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज H+ आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये वाला सिस्टम यहाँ पे ये पूरा ग्राफ लिखा हुआ है, इसी को मैंने तुम्हें पहले समझाया, ठीक है। अब अपन लोग एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पीएच स्केल थी, ठीक है। पीएच स्केल में नंबर पड़े हुए हैं हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास नंबर पड़े हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि अगर हमारे पास जो पीएच है, हमने किसी सोल्यूशन की पीएच को चेक किया और पीएच हमारी आ रही है 0, 1, 2 या 3, इन नंबर में पीएच आ रही है, तो वो क्या होगा, हम उसे मानेंगे, मतलब बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। और अगर हमारी पीएच 4, 5, 6 आ रही है तो उसे हम लोग बोल देंगे कि ये वीक एसिड है, एसिड है लेकिन वीक है। एक्चुअली में क्या है ना कि जो हम लोगों ने पहले एसिड्स पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, और एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सारी चीज़ों में क्या था ना, इन सबको जो मतलब कि डिवाइड किया गया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वो इसी पीएच से टेस्ट कर करके मतलब कि रखा गया था कि जिसकी पीएच 0, 1, 2, 3 आ रही उसे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में डाल दिया, जिसकी पीएच 4, 5, 6 आई वहाँ पे एक्सपेरिमेंट से उसे हमने वीक एसिड में डाल दिया, ठीक है, वीक एसिड की कैटेगरी में डाल दिया। अब अगर हमारे पास पीएच आ रही है किसी की 7, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, वो कंपाउंड न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें OH- और H+ दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब अपन लोग कर लेते हैं बात बेस की। अगर पीएच हमारे सामने 8,
9, 10 इन 4 में आ रही है तो हम उसे बोल देंगे कि वो एक वीक बेस है। और अगर पीएच हमारी 10 से अबव यानी कि 11, 12, 13 और 14 तक जा रही है तो हम उसे बोल देंगे स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, ठीक है। अगर किसी की पीएच 0 है तो वो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। चलो इस पॉइंट को भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर पीएच जो हमारी 0 मानी जाएगी, पीएच अगर 0 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और अगर पीएच सबसे मैक्सिमम यानी कि 14 है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, समझ जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच मतलब कि 4 आई है या 4 से 5 के बीच में आई है कुछ भी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब उसे क्लासीफाई करो क्या होगा। तो इस तरह से अगर 4 से 6 तक आई है तो वो वीक एसिड होगा, 0 से 3 तक आई है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब एक और चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ें तो हमने कॉन्सेप्ट समझे कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, हमारे दिमाग में समझाने के लिए हमने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा। अब अगर इसकी डेफिनीशन एग्ज़ाम में आती है तो हम ये तो नहीं लिख देंगे ना इस तरह से कि, तो इसकी डेफिनीशन जो बुक में थी वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए ओरिएंटेड, जो आपको याद करनी है रटनी है एग्ज़ाम के लिए, वो ये मैं लिख के लाया हूँ। क्या है देखते हैं। पीएच इज़ अ स्केल यूज टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच एक ऐसा स्केल है जो कि मेज़र करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक सॉल्यूशन में, विच इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो कि मतलब कि इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से इंडिकेट कर देता है हम लोगों की जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। इसकी रेंज होती है, इट रेंज फ्रॉम 0 to 14, ये हम लोगों को पता है, ये हम देख चुके हैं। दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक यहाँ पे लाइन और लिख देना, मैं लाइन लिख के नहीं लाया हूँ, तुम लिख देना जैसे कि एग्जाम में आया तो अपने नोट्स बनाओ तो वहाँ पे डाल लेना कि वो जो ऊपर मैंने लाइन लिखाई थी ना कि द सोल्यूशन ऑफ अ पीएच, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये वाली लाइन यहीं इस डेफिनेशन के नीचे मेंशन कर लेना और उसके नीचे ये बॉक्स बना के ये फार्मूला लिख लेना, मतलब कि ये जो रिलेशन है ना ड्राइव हुआ है, पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें लिखनी है वहाँ पे आके वो ये लिखनी है कि पीएच अगर 7 से कम है, लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, पीएच अगर 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन होगा। अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है तो तुम्हें इतना ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। चांसेस बहुत कम है पर फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, इस चीज़ को अपने नोट्स में डाल लेना ध्यान से, ठीक है। अब अपन लोग और चीज़ देखने वाले हैं। हमारे पास कुछ डेली लाइफ के सॉल्यूशंस हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते रहते हैं, उनकी पीएच इस टेबल में लिखी हुई है कि कौन से सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है। तो आओ फटाफट से इसे एक बार देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच देखो 0 है, मतलब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारे पास, ठीक है। अगर डाइल्यूट की बात कर लें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 1 है, इसकी पीएच देख लो 1 है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट के अंदर होते हैं खाने को पचाने के लिए, उनकी पीएच देख लो 1.4 होती है। एक्चुअली में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस जो हैं इनके अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ऐसा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक लेवल का देख लो 1.4 पीएच वाला है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल में आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल में भी 0 के बाद 1 के बाद आ रहा है, समझ लो 1.4 पीएच का हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है खाने को पचाने के लिए। अब अगर बात करें लेमन जूस की तो ये देखो इसका पीएच होता है 2.5, विनेगर की बात कर लें तो इसका होता है 4, टोमेटो जूस का 4, कॉफ़ी 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं उसका पीएच 6 होता है। मिल्क का देख लो 6.5 होता है। प्योर वाटर, अगर हम लोग प्योर वाटर लेंगे तो उसका पीएच होता है 7, ठीक है। सलाइवा, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है वो खाने से पहले, बिफोर मील, खाने से पहले 7.4 होता है उसका, और सलाइवा खाने के बाद देख लो 5.8 होता है। खाने से पहले देख लो बेसिक है, 7 से ऊपर है, कोई भी किसी भी सोल्यूशन का अगर मतलब पीएच 7 से ऊपर जाता है तो वो बेसिक करेक्टर रहता है। यहाँ पे देखो ये बेसिक है, इसका जो करेक्टर होगा वो बेसिक होगा, और इसका जो करेक्टर है ये देखो 7 से नीचे आ गया है 5.8,
7 से लेस है तो ये एसिडिक हो जाएगा। खाने से पहले बेसिक होता है हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है उसका पीएच, खाने के बाद 5.8 कम हो जाता है, ठीक है। अगर बात कर लें टूथपेस्ट की तो 8 होता है, बेकिंग सोडा 8.5। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं पीएच में, ये बेस देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बेकिंग सोडा सोल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास है 11.6 डाइल्यूट सॉल्यूट। इस टेबल को तुम लोग एक बार नज़र मान लेना, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो सिंगल मार्क में पूछ सकता है तुमसे कि मिल्क की या कॉफ़ी की किसी भी चीज़ की एक या टिक मार्क में पूछ लेगा कि कितना पीएच होता है। तो तुम लोग ज़्यादा एक बार इसे रीड कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ही, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अभी तक मैंने तुम्हें क्या समझाया, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में होता है। अब मैं मान लो कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम्हारी क्लास में बैठा हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक सोल्यूशन लेके आया और तुम्हें मैंने पीएच स्केल दी लाके। मान लो कि ये जो पेन है ये पीएच स्केल है, इसी तरह का होता है। पीएच स्केल पता है कैसी होती है, जैसी हमारे पास 15 वो सेंटीमीटर वाली जो रूलर होती है स्केल होती है, सेम उसी तरह की होती है, उतनी बड़ी होती है, उसमें कलर के स्ट्रिप वगैरह बने होते हैं, नंबर लगे होते हैं, बस उतना ही होता है। मैंने तुम्हें एक सोल्यूशन ला के दिया और पीएच स्केल दी, मैंने कहा कि इस सोल्यूशन का पीएच मुझे मेज़र करके बताओ, तो तुम नहीं कर सकते। पीएच स्केल अकेले कोई भी सोल्यूशन का पीएच मेज़र नहीं करती है। हमें किसी एक चीज़ और मतलब हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है पीएच को नापने के लिए, और उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ना क्या समझ लो कि एक पेपर होता है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर था, ठीक है। और वैसा यूनिवर्सल इंडिकेटर एक लिटमस पेपर, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बोलते हैं, इसका जो नेम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। इसका पेपर भी होता है और सोल्यूशन दोनों होते हैं, पर मोस्टली ऐसा समझ लो कि 98% टाइम्स ऐसा यूज़ होता है कि हम लोग पेपर को यूज़ करते हैं, सोल्यूशन को यूज़ नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है। अब ये होता क्या है, ये बहुत सारे ना इंडिकेटर्स को मिला के बनाया गया है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल शब्द अगर किसी मतलब चीज़ में आ जाए तो समझ लेना कि इंडिया के लिए भी वो चीज़ सेम है, अमेरिका के लिए भी सेम है, जर्मनी के लिए भी सेम है, फ्रांस के लिए भी, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री हैं सब के लिए वो चीज़ सेम है, इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने अपने लिए कुछ और मान के रखा है, अमेरिका ने कुछ और मान के रखा है, ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के इसे बनाया गया और इसीलिए हम लोग इसे मानते हैं, इसी से हम लोग पीएच को नापते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स। क्या होता है ना कि वो जो पेपर है हमारा, जैसा लिटमस पेपर वर्क कर रहा था सेम वही काम करता है, सेम वही, कुछ भी अलग नहीं होता इसमें, और दिखने में भी बिल्कुल लिटमस पेपर जैसा होता है, येलो कलर का होता है। जैसे ही तुम इसे किसी सोल्यूशन में डिप करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये कितने कलर शो कर सकता है, ये 15 कलर शो करता है, जितनी हमारी पीएच स्केल के ऊपर सारे के सारे कलर्स थे वो कलर शो करेगा। वही लिखा हुआ है विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एस एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। मतलब कि डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ देता है डिफरेंट कलर के साथ, पूरी पीएच स्केल पे जो भी कलर्स बने हुए हैं वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता है। और मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि इट यूजुअली अ पेपर, ये मतलब हम ज़्यादातर टाइम हमारे पास एक पेपर ही होता है, हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर यूज़ करते हैं। सिमिलर टू लिटमस पेपर, ये भी लिखा है, बिल्कुल लिटमस पेपर जैसा सिमिलर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर क्या था, अगर ब्लू कलर का होगा बेस में डाल दोगे, सॉरी एसिड में डाल दोगे तो रेड हो जाएगा। अगर रेड कलर का है, अगर हम उसे बेस में डाल देंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके अंदर 2 कलर थे, लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसके अंदर ये 15 कलर तक शो कर सकता है, 15 कलर शो करता है, और वो 15 कलर हमारे पास पीएच स्केल में होते हैं। हमने किसी सोल्यूशन में पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप किया, डिप करने के बाद हम चेक करते हैं कि उसका कलर कैसा आया, जैसा कलर आया पीएच स्केल से जाके मैच कर लेते हैं और फिर हम बता देते हैं कि इसकी पीएच कितनी होती है। और रुको तो मैं इमेज लेके आया हूँ, इमेज से दिखाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये जो है येलो कलर का यहाँ पे हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ठीक है। ये जो येलो कलर की स्ट्रिप जैसी देखी हो जो हाथ में पकड़ के टेस्ट ट्यूब में डिप करने जा रहा है कोई इंसान, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारे पास, ठीक है। हम जैसे ही इसे इसमें डिप करते हैं, देखो हमने जैसे ही इसे डिप किया ये देखो इसका कलर चेंज होने लगा, कलर चेंज, ठीक है। ये कलर चेंज होने लगा, देखो येलो कलर का था बट अब इसका कलर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज होने के बाद ये क्या होता है यहाँ पे, जब इसका कलर चेंज हो जाता है फिर हम इसी कलर चेंज वाले को, ये जो हमारी पीएच स्केल है इससे मैच करते हैं जाके कि ये किस
कलर से मैच हो रहा है। मान लो कि ये 4 नंबर से मैच हो गया, सॉरी 9 नंबर से मैच हो कर रहा है। अगर ये 9 नंबर से मैच कर गया तो इसकी pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इमेज छोटी है, हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, बट तुम लोग PDF डाउनलोड करना तो उसमें से अच्छे से जूम करके देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये तुम्हें दिखाने के लिए लाया था कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH स्केल दोनों मिलके काम करते हैं। अकेले pH स्केल से तुम किसी की pH नहीं नाप सकते, अकेले यूनिवर्सल इंडिकेटर से तुम pH नहीं बता सकते। अगर मान लो तुम्हारे पास ये पेपर होता और ये pH स्केल ना होती तो तुम कलर तो तुम्हें पता चल जाता ऐसा है, लेकिन तुम्हें उसका एक्चुअल नंबर नहीं पता चलता कि इसकी pH का नंबर कितना है, ठीक है। और मान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ pH स्केल ही होती, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ना होता तो तुम क्या करते, तो कुछ कर भी नहीं पाते। अब pH के ऊपर, pH स्केल के ऊपर डायरेक्ट थोड़ी ना कोई सॉल्यूशन डाल देते, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। जब pH स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलके साथ में काम करते हैं तब हम किसी भी सॉल्यूशन की pH को मेज़र कर पाते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, देख लेना। अब चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये pH स्केल के सारे कलर्स लिखे हुए हैं और इनके pH के नंबर्स लिखे हुए हैं। इन पे भी तुम थोड़ा ज़रा गौर कर लेना। जैसे 7 जो हमारी pH होती है, अगर किसी की pH 7 है तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, और वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और ये तो तुम्हें पता ही है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होता है, ये एसिडिक होता है। और इसके नीचे वाला ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या होता है, हमारा बेसिक, ठीक है, ये बेसिक है। अब इनके कलर्स तुम्हें याद रखना है। जैसे कि अगर 0 pH है तो डार्क रेड होगा, 1 pH है तो रेड होगा, 2 pH है तो भी रेड होगा, अगर 3 pH है तो रेड ऑरेंज होगा, 4 pH आएगी किसी की तो ऑरेंज कलर का होगा, ऐसा होगा। मान लो कि उसने क्वेश्चन दे दिया, वो तुमसे बोलेगा अ सॉल्यूशन X इज डिप इन a solution X is treated with universal indicator paper and the color of paper change with orange, ऐसा बोल देगा, ऑरेंज कलर आ गया उसका। तो अब तुम्हें बताना है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, और दूसरी चीज़ की उसकी pH नंबर, मतलब pH कितनी है। अब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि 4 नंबर पे ऑरेंज कलर होता है या ऑरेंज कलर का pH 4 होता है, तब तक तुम नहीं बता पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इससे ज़रूर कहूँगा। जो पुरानी वाली टेबल थी जिसमें मैंने तुम्हें कॉमन सोल्यूशंस की pH बताई थी, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाली टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लू कलर पे 9 pH होती है और ये बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। ग्रीन ब्लू हमारा 8 होता है, नेवी ब्लू 10 होता है, पर्पल ब्लू 11 होता है, पर्पल सिर्फ 12 होता है, डार्क पर्पल 13 होता है, वायलेट 14 होता है। वायलेट जब कलर होगा तो वो मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख के लाया हूँ, इसकी टेबल बना के लाया हूँ। तुम लोग बस PDF में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से तुम लोग इसे डाउनलोड करके याद कर लेना। अब आगे हमारे पास है NCERT की एक्टिविटी, जो कि है 2.11 या 2.11, जो तुम्हें बोलना है बोल लो, ठीक है। अब ये वाली वैसे तो तुम जानते ही हो, मैं NCERT की जब एक्टिविटीज़ को लाता हूँ, एक अलग से हमारी पूरा एक स्लाइड होता है लैब जैसा, उसमें मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये इसका ये इसमें यूज़ होने वाला है। बट ये वाली जो NCERT की एक्टिविटी है, ये टेबल फॉर्मेट में है, मतलब इसमें टेबल यूज़ हुई है और हमें डेटा फिल करना है। तो क्या दिया उन लोगों ने, पहले वो देखते हैं। उन लोगों ने बोला कि ये सोल्यूशन हम तुम्हें देंगे, ये सोल्यूशंस हैं तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है वो दिया है मैंने तुम्हें, और pH स्केल दे दिए, ये 3 चीज़ें दे दी हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि उसका यूज़ करके इन सभी की तुम्हें पहले तो कलर बताना है, कलर ऑफ pH स्केल कि कलर ऑफ pH पेपर, जो pH पेपर मैंने तुम्हें दिया है उसका कलर कैसा आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू बतानी है। तीसरी चीज़ बतानी है नेचर ऑफ सब्सटेंस, वही जो मैंने तुम्हें अभी समझाया क्वेश्चन के माध्यम से, कि ये तीनों चीज़ें तुम्हें बतानी है, इन सॉल्यूशंस की चेक करना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। मैं पहले से ही कंप्लीट करके लाया हूँ, क्योंकि टेबल फॉर्मेट है तो ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं सलाइबा बिफोर मील, खाने से पहले का जो माउथ का सलाइबा होता है, वो जब हम उसे pH पेपर पे डिप करेंगे या डालेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो लाइट ग्रीन कलर आएगा। जब लाइट ग्रीन कलर आएगा तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.4 होती है। खाने के बाद जब हम चेक करेंगे तो पेल येलो, मतलब थोड़ा सा येलोश लाइट येलो बोल सकते हो, थोड़ा सा लाइट येलो आएगा, और उसकी pH कितनी होती है, 5.8। और ये देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली है वो ये है कि खाने से पहले माउथ का जो सलाइबा था वो मतलब बेसिक नेचर का था, खाने के बाद एसिडिक नेचर का हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने लेमन जूस को ट्राई किया तो पिंक रेड आया। पिंक रेड कौन सा होता है हमारा, 2.5, यानी कि एसिडिक होता है। कलरलेस, जब हम लोगों ने जो कलरलेस अल्टरनेटिव ड्रिंक, जो भी हमारी पास ड्रिंक्स होती हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम लोगों ने इसका कलर चेक किया तो क्या आया, पेल येलो, यानी कि 6, इसकी pH 6 आई। ऐसे करके हमने सबके देखो चेक करे, ये जो सोल्यूशन यहाँ पे रखे, ये इनके कलर्स आए और ये इनकी अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यूज़ आई और ये इनका नेचर आया, ठीक है।
तो तुम लोग खुद ऐसे देख लेना, वो तुम्हारे रटने की चीज़ें। अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक एक करके बताऊँगा तो सिर्फ इससे लेक्चर की लेंथ लंबी होगी और कुछ भी चीज़ नहीं होने वाली है। इन द एंड तुम्हें ये खुद ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे समझाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, जो समझाने वाला डेटा था वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इस एक्टिविटी से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है और वो क्वेश्चन तुम लोग समझ ही गए होगे कि वाई पूछेंगे कि खाने से पहले जो सलाइवा होता है वो बेस मीडियम का क्यों होता है, खाने के बाद एसिडिक मीडियम का क्यों होता है। तो इस एनसीईआरटी एक्टिविटी से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, और वो क्वेश्चन है ये, वाई डज द पीएच ऑफ सलाइवा चेंज आफ्टर ईटिंग। सलाइवा का जो पीएच होता है वो चेंज क्यों होता है खाना खाने के बाद। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाने में हम लोग क्या खाते हैं, खाने में हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, मोस्टली शुगर लेते हैं, और ग्लूकोज भी शुगर का एक फॉर्म है, ठीक है। ग्लूकोज हमारे माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं किस में, एसिड में। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को हमारे जो हमारे मुंह में खाना है उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, एसिड में। और एसिड मोस्टली कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। अब क्या ये तो हम तो ये चीज़ तो हम मतलब पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो एसिड और बेस जब मिलेंगे दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अभी हम लोग सॉल्ट में इस चीज़ को और भी आगे अच्छे से देखेंगे। लेकिन इतना तो हमें पता है कि मान लो कि हमारे पास पहले जो पीएच थी कितनी थी, माउथ की जो पहले पीएच थी हमारे पास सलाइवा में, वो बिफोर 7 थी। मतलब वो बेस था, हमारे माउथ में जो भी चीज़ थी वो बेसिक नेचर की थी। अब हमने खाना खाया, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया थे उसने इन्हें ब्रेक डाउन करके एसिड बनाया। तो एसिड बनाने की वजह से ना जो पीएच होती है हमारे माउथ की वो लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, एसिड फॉर्म होने लगता है। जब भी एसिड बनेगा, मैंने तुम्हें बताया, जब भी एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम होने लगेगी। देखो जैसे ही एसिड बढ़ा मतलब एच आयन बढ़े मतलब पीएच घटेगा। पीएच घट के देखो 5.8 तक आ गया, ठीक है। तो वही मैंने तुम्हें समझाया। आओ देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये देखो, ये आंसर है, बिफोर ईटिंग सलाइवा कंटेन बाइकार्बोनेट आयंस दैट मेक्स इट स्लाइटली बेसिक। मतलब क्या होता है ना, जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो स्लाइटली बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए हमारे जो सलाइवा का खाने से पहले जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। आफ्टर ईटिंग बैक्टीरिया इन द माउथ ब्रेक डाउन शुगर इनटू फूड पार्टिकल्स, ठीक है, शुगर इनटू फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स विच लोअर द पीएच बिलो 7.0। क्या होता है ना कि जो वही मैंने तुम्हें बताया, जो बैक्टीरिया हैं वो धीमे धीमे खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं और उससे एसिड फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है, पीएच है, वो लो हो जाती है। 7 से नीचे हो जाती है। 7 से नीचे हो गई मतलब एसिडिक हो गई, ठीक है। तो इस वाली जो एनसीईआरटी एक्टिविटी है 11 एनसीईआरटी 2.11 वाली एक्टिविटी, इससे यही क्वेश्चन आ सकता है। बाद बाकी वो तुमसे यही पूछ लेंगे। इनमें से अगर इसके चांसेस कम होते हैं इस तरह का एक, अगर पूरे पेपर में देखोगे केमिस्ट्री का पेपर, तो उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले सिंगल मार्क के में कि बताओ कॉफ़ी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, वाटर की, टैप वाटर की तो खैर नहीं पूछेगा, वाटर की तो सबको पता ही होती है कि न्यूट्रल है तो 7 होगी, ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद अब अपन लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं प्रैक्टिस शीट में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, पहले देखते हैं। यू हैव 2 सोल्यूशंस, हमारे पास 2 सोल्यूशन है, ए एंड बी। द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6, ए का 6 है एंड बी का 8 है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किस सोल्यूशन के पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। मैंने क्या बताया था, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा इस रिलेशन से देखोगे तो पीएच क्या होगा, कम होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन जब बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, विच सोल्यूशन इज मोर हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा किसके पास है, जिसका पीएच कम होगा उसका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो इसमें पीएच कम किसका है, पीएच ए का कम है, तो ए हैज़ या ए हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ए के पास ज़्यादा होगा। क्यों ए के पास ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि ए की जो पीएच है वो 6 है, जिसकी मतलब कि मैंने तो क्या बताया, जिसकी पीएच कम है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब बी की जो पीएच है वो 8 है तो उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर होगा विच सोल्यूशन इज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ए के पास ज़्यादा है। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो,
दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। एसिडिक कौन सा है भाई, देखो जिसकी pH 7 से कम होगी वो एसिडिक होगा, जिसकी pH 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होगा। ये तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन मतलब आंसर है। एसिडिक कौन सी होगी, जो भी एसिडिक है हमारे पास, एसिडिक कौन सा होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि इसकी pH हमारे पास 6 है। अगर बेसिक की बात कर लें, बेसिक कौन होगा, बेसिक हमारे पास बी होगा। बी की pH कितनी है, 8 है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बता 7 से कम है एसिडिक, 7 से ज़्यादा है बेसिक। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमारे पास, इस बार पहले में 2 सॉल्यूशंस दिए थे, इस बार में 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब मैंने टेस्ट किया तो इनकी pH निकल कर आई है 4, 1, 11, 7, 9। ठीक है, इस तरह से निकल के आई। बोल रहा है हमारा ए का पहला मतलब क्वेश्चन है कि विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, इनमें से न्यूट्रल कौन होगा। भाई मैंने क्या बताया था, 7 जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल होगा। तो 7 pH किसकी है, 7 pH डी की है, ABCD। ठीक है, तो 7, तो डी हमारा न्यूट्रल होगा क्योंकि इसकी pH कितनी है, pH इक्वल टू 7। ठीक है, सेकंड बोल रहा है क्या, तुम लोग खुद कर लोगे, तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा। सेकंड बोल स्ट्रांगली एल्कालाइन। स्ट्रांगली एल्कालाइन शब्द का मतलब मैंने तुम्हें जब बेसिक टॉपिक पढ़ाया था तभी बताते, चाहे एल्कालाइन शब्द बोल दे या बेसिक बोल दे, बात एक ही है। तो स्ट्रांगली बेस बोल रहा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, इन सब में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। ठीक है, तो जिसकी pH सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है भाई, जैसे जैसे pH नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, सी का है। देखो सी का 11 है, तो सेकंड का आंसर कौन हो जाएगा, सी। इसकी pH कितनी आ जाएगी, इसकी pH 11 आ जाएगी। ठीक है, अगर अपन लोग अब बात करते हैं थर्ड की स्ट्रांगली एसिडिक। अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है भाई, जिसकी pH सबसे कम होगी वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें सबसे कम pH किसकी है, देखो बी की है हमारे पास। बी की pH कितनी है, 1 है। तो बी अब मैं बार बार डाल नहीं रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ वाला हमसे पूछ रहा है वीक एसिड पूछ रहा है, वीकली एसिडिक। वीक एसिड कौन होगा, पहली चीज़ तो एसिड पूछ रहा है तो 7 से तो कम ही चाहिए, और वीक पूछ रहा है तो मतलब कि बहुत कम तो नहीं हो सकती है। तो वीक 7 से कम कितने हैं हमारे पास, 7 से कम एक तो 1 है और 4 है। अब 1 जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक है, 4 होगा वो कौन होगा हमारे पास, वीक एसिड होगा। तो ए जो है हमारा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, लास्ट वाला क्या पूछ रहा है हमारे पास, वीक बेस पूछ रहा है, वीक एल्कालाइन। वीक बेस का मतलब क्या होगा, जिसकी जो pH है वो 7 से ज़्यादा हो, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम ना हो। तो 7 से ज़्यादा कितने हैं हमारे पास, एक तो 11 है और एक तो 9 है। 11 वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो 9 वाला कौन सा होगा, वीक होगा। ई जो है हमारे पास वो हमारा वीक बेस है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, अरेंज द pH। ठीक है, इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म्स में इंक्रीजिंग मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें मतलब कि करना है सेट। ठीक है, पहले सबसे कम, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन आयन है वो रखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। अब अगर तुम इस चीज़ को देखोगे तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो हमें शुरुआत ऐसे मतलब एलिमेंट से करनी है, ऐसे सोल्यूशन से करनी है जिसकी जो मतलब pH है वो सबसे ज़्यादा हो। जिसकी pH सबसे ज़्यादा होगी उसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे। सबसे ज़्यादा pH किसकी है, 11 है। ठीक है, इसकी 11 के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, 9 है। तीसरे नंबर पे कौन है, 7 है। चौथे नंबर पे कौन है, 4 है। पाँचवें नंबर पे 1 है। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास इंक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन के फॉर्म में ये ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, तुमसे ये क्वेश्चन खुद भी बन भी गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।